आवाज जा रही है आप लोग के पास? आवाज पहुंच पा रही है आप लोग के पास? बच्चे रिप्लाई दे, यस नो। वॉइस जा रही है आप लोग के पास? प्लीज रिप्लाई, प्लीज गिव योर रिप्लाई। आप लोग के पास आवाज जा पा रही है? आप मुझे सुन पा रहे हो, यस और नो? आप सुन पा रहे हो, यस और नो? आप लोग का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है बच्चे। मेनिया फॉर डैश, ओइनोमेनिया, कोई रिप्लाई नहीं। भूल गए आप लोग? मैंने बताया था कि वाइन का जो शौक होता है, शराब का शौक को हम क्या कहते हैं? ओइनोमेनिया कहते हैं या ओइनोमेनिया कहते हैं शराब के शौक को। शायद आप लोग का रिप्लाई नहीं आ पा रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम है? आप लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्या आपने होमवर्क नहीं किया है? शालिनी, स्वाति, भीम, शुभम, रामजी, रितेश, प्रभात, अमित, रिप्लाई नहीं आ रहा आप लोग का? कोई प्रॉब्लम है? चलो फिर मैं रिवाइज कर देता हूं। डेक्नोमेनिया में हमने बताया था कि मेनिया फॉर किलिंग, मेनिया फॉर किलिंग, हत्या करने के शौक को हम डेक्नोमेनिया कहते हैं। डायनोमेनिया में हमने कहा था मेनिया फॉर डांसिंग, नाचने के शौक को हमने डायनोमेनिया बताया था। नाचने के शौक को हमने डायनोमेनिया बताया था। फूलों के शौक को हमने क्या बताया था? मेनिया फॉर फ्लावर्स, फूलों के शौक को फ्लोरीमेनिया कहा जाता है। नेक्स्ट है क्लेप्टोमेनिया, मेनिया फॉर स्टीलिंग। बच्चों स्टील और थीफ दोनों, थेफ्ट का दोनों का अर्थ होता है चोरी करना। नेक्स्ट था मेनिया फॉर वाटर, पानी से ज्यादा लगाव को क्या कहते हैं? मेनिया फॉर वाटर था, पानी से लगाव को हाइड्रोमेनिया कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्राफोमेनिया, मेनिया फॉर राइटिंग, मेनिया फॉर राइटिंग के शौक को ग्राफोमेनिया कहा जाता है। नेक्स्ट है हेजियोमेनिया, मेनिया फॉर गुड बिहेवियर, मेनिया फॉर गुड बिहेवियर, गुड बिहेवियर को हेजियोमेनिया कहा जाता है। और लास्ट है मेलोमेनिया, मेनिया फॉर म्यूजिक। तो म्यूजिक के जो शौकीन है उसे हम मेलोमेनिया कहते हैं। देखिए इसमें गुड। तो ये हम लोगों का कल का प्रीवियस वर्क था, इसे हम लोगों ने किया। ये आप सभी जानते हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में वोकेबलरी का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह से हमने देखा वोकेबलरी को। अब हम लोग पढ़ेंगे कोरोना कॉन्सेप्ट 12। वेरी गुड, वेरी गुड। ये हम लोग का कल का वर्ड था। आज हम लोग पुनः पढ़ेंगे कोरोना कॉन्सेप्ट 12। जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है पुनः ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। वेरी गुड। चलिए एक वर्ड होता है बाबू पायरोमेनिया।
पायरोमेनिया का PYRO पायरोमेनिया का अर्थ होता है आग लगाने का शौक। पायरोमेनिया, आग लगाने के शौक को पायरोमेनिया कहा जाता है। कमेंट में लिखिए तो क्या मत बता रहा हूं, पायरोमेनिया, PYRO मेनिया, पायरोमेनिया। कमेंट में लिखिए, कोई स्टूडेंट कमेंट में लिखिए क्या बता रहा हूं मैं, PYRO पायरोमेनिया का मतलब होता है आग लगाने की शौक। फिर चलिए देखते हैं कोरोना कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, अब हम यहां पे ये देखते हैं, बिल्कुल पायरोमेनिया का अर्थ होता है आग लगाने का शौक। पायरोमेनिया फायर, बिल्कुल आग लगाने के शौक को पायरोमेनिया कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं 3D कोरोना कॉन्सेप्ट 12 पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे बच्चों, जब किसी वाक्य में लगा रहे इट, सो फार, टिल नाउ, अप टिल नाउ, इसका हिंदी होता है अब तक या अभी तक। अभी तक या अब तक। जिस किसी वाक्य में YT8 लगा मिले, सो फार मिला, टिल नाउ मिले और अब टिल नाउ मिले, याद रखना है इन सारे वाक्य में आपको क्या करना है। जिस किसी वाक्य में टिल नाउ मिले, अब टिल नाउ मिले, इसके साथ हमें क्या करनी है, हैज, हैव प्लस नॉट प्लस V3 का प्रयोग करना है बच्चों। ये याद रखना है कि जिस किसी वाक्य में भी टिल नाउ, अब टिल नाउ मिले, उसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, हैज है प्लस नॉट प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है उसके साथ। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राहुल had not eaten anything yet। ठीक है बच्चों, आपके पास ऑप्शन है A B C। रिप्लाई दे, आंसर क्या होगा। रिप्लाई दें, राहुल हैड नॉट ईटन एनीथिंग एट। हमने बताया कि जिस किसी भी वाक्य में एट मिले, सो फार मिले, टिल नाउ मिले, अब टिल नाउ मिले, इस सब का अर्थ होता है अभी तक या अब तक। अब इसके साथ हम जब कभी भी लगाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, हैज है प्लस नॉट प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। वर्ब यदि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब हैज लगाएंगे। प्लूरल सब्जेक्ट यदि होगा तो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब के रूप में हैव लगाएंगे। लेकिन ये याद रखेंगे कि जब कभी भी किसी वाक्य में एट या है ना, एट, सो फार, टिल नाउ, अप टिल नाउ लगा रहे तो उसके साथ हम किसी भी स्थिति में हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। रिप्लाई देने की कोशिश करें। वेरी गुड। यहाँ पे नॉट पहले से है, हैड के जगह पर हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। वेरी गुड वीम, वेरी गुड पुनीता, वेरी गुड राजकुमार, वेरी गुड ब्यूटी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड हिमांशु, वेरी गुड अबुलेस, वेरी गुड घनश्याम। हैज होगा, बिल्कुल हैज। किसके जगह, हैड के जगह पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हैज के, हैड के जगह पर हैज का प्रयोग होगा। हैड के जगह क्या प्रयोग करना है, हैज होगा। ठीक है, क्योंकि पहले से आपके पास नॉट लगा हुआ है तो हैड नॉट नहीं लगा के हम क्या करेंगे, हैज नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों।
वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। यहां पे सोनाली डैश बैक फ्रॉम बैक टिल नाउ फ्रॉम दिल्ली। कह रहा है सोनाली डैश बैक टिल नाउ फ्रॉम दिल्ली। अब आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है हैज नॉट रिटर्न, बी में दिया हुआ है हैज नॉट रिटर्न, सी में दिया हुआ है हैड नॉट रिटर्न और डी में दिया हुआ है रिटर्न्स। फाइंड आउट द आंसर। कंप्लीट आंसर देने का कोशिश करेंगे। हैज नॉट नहीं, हैज नॉट के साथ यहाँ रिटर्न है, यहाँ रिटर्न है, तो अब बताने का कोशिश करें कि क्या आना चाहिए। हैज नॉट के साथ कौन सा वर्ब? बिल्कुल सालनी रिटर्न नहीं बाबू, रिटर्न V1 है। हमने कहा है यहाँ V3 का प्रयोग होगा। हमने कहा है कि यहाँ पे हम कौन सा प्रयोग करेंगे वर्ब का, तो वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। हैज हैव हैड के बाद हमेशा वर्ब 3 का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे आप कोशिश करें। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा बाबू? बी होगा आंसर। बिल्कुल हिमांशु आपका राइट आंसर है। आंसर हम बी देंगे। क्यों देंगे बी? क्योंकि हैज हैव हैड के बाद हमेशा V3 का प्रयोग किया जाता है। हैज हैव हैड के बाद हमेशा V3 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थर्ड देखेंगे इसका। बिल्कुल सी नहीं होगा बाबू, बी आंसर होगा। वेरी गुड, बी होगा। एक क्वेश्चन इससे और पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा दिया जा सकता है, दे आर नॉट ईटेन एनीथिंग so far। ऑप्शन में दिया हुआ रह सकता है हैव नॉट ईटेन, बी में हो सकता है डिड नॉट ईट और सी में हो सकता है हैव नॉट हैड नॉट ईटेन और डी में है नो इम्प्रूवमेंट। क्या होना चाहिए आंसर? वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड ऋतिक। हैव नॉट ईटेन, क्योंकि हमने कहा कि जिस वाक्य में भी सो फार लग जाता है, सो फार का मतलब होता है अब तक, उसके साथ हमेशा हम हैज है प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमारा आंसर आर नॉट ईटेन के जगह पर क्या होना चाहिए? हैज नॉट ईटेन का। यहाँ पे हैव नॉट ईटेन का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ दे जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम कैसा वर्ब लगाते हैं? तो प्लूरल वर्ब लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर दे हैव नॉट ईटेन का प्रयोग होगा। लेट अस सी द कोरोना कॉन्सेप्ट 13। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13।
कॉन्सेप्ट नंबर 13 देखेंगे हम लोग। बच्चों याद रखना है, जब किसी वाक्य में हैविंग दिखाई दे तो इसके साथ भी3 का प्रयोग करना है और इसके बाद वाले सेंटेंस में भी2 का प्रयोग करना है। ठीक है, ये याद रखना है हमेशा। फिर से देख लेते हैं। मैंने कहा कि जिस किसी वाक्य में हैविंग मिले, हैविंग का अर्थ होता है कंप्लीटेड एक्शन दिखाने के लिए आता है। जैसे हैविंग टाउट भारती सर वेंट होम, पढ़ाकर भारती सर घर गए। हैविंग डांस्ड मोनिका डाइड, नाचकर मोनिका मर गई। तो हैविंग का अर्थ होता है कंप्लीटेड एक्शन, हैविंग कंप्लीट एक्शन को दिखाता है। इसलिए याद रखना है, हैविंग के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग करेंगे और उसके बाद यदि कोई सेंटेंस आ जाएगा तो उसके साथ हम भी2 का प्रयोग करेंगे। ये सेंटेंस ध्यान में रखना है, कई बार एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछ दी जाती है और ये बहुत जरूरी है आपको कि कैसे हम इसे सॉल्व कर पाए। देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है हैविंग टीचेज भारती सर वेंट होम, पढ़ाकर भारती सर घर गए। इसका हिंदी है पढ़ाकर भारती सर घर गए। A, B, C। गिव द आंसर, आंसर दें आप लोग। बिल्कुल राइट आंसर है अरविंद, प्रिया, वेरी गुड, वेरी गुड। हिमांशु वेरी गुड, ऋतिक वेरी गुड। टीच नहीं बाबू, टाउट होता है। टीच नहीं, टीच का V3 टाउट होगा, टीचेज के जगह टाउट होगा, टाउट होगा। टीच का V3 टाउट होता है। वेरी गुड विनीत, वेरी गुड, वेरी गुड राम जी, वेरी गुड रॉबिन कुमार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गुड्डू कुमार वेरी गुड, राजकुमार वेरी गुड, धीरज वेरी गुड, घनश्याम वेरी गुड, वेरी गुड मनीष वेरी गुड, राम जी वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। माई वाइफ, यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हैविंग डांस्ड प्रिया डैश to cook food for me। ऑप्शन देखेंगे, goes, go, went, has gone। गिव द आंसर। हैविंग डांस्ड तो सही है बाबू, रजनीश डांसिंग नहीं, वो डांस सही है। मैं फिल इन द ब्लैंक्स का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे भरना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, A, B, C, D। 4 ऑप्शन में से फाइंड आउट करनी है। मैंने कहा कि किसी भी वाक्य के शुरू में यदि हैविंग प्लस V3 मिल जाए तो उसके बाद वाले वाक्य में हम V2 का प्रयोग करते हैं। ये S का मतलब है बाबू सब्जेक्ट, S का मतलब सब्जेक्ट था, तो उसके सेकेंड सेंटेंस में हम भाव का दूसरा रूप का यूज करते हैं। वेरी गुड हिमांशु, वेरी गुड रितेश, वेरी गुड सुभाष, वेरी गुड रोशनी, वेरी गुड, वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड, ऑल आर करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम यहां देख लिए कि हैविंग के बाद तो हमेशा V3 लगाते हैं, लेकिन हैविंग के बाद वाले जो सेंटेंस आता है दूसरा सेंटेंस, उसके साथ हम V2 का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहां याद रखना है कि हम वेंट का प्रयोग करेंगे। एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं होता है कि हम वहां देख पाए, देखने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है सो देखिए, हैविंग, कुकिंग, I went to watch the TV। करा है खाना बनाकर मैं टीवी देखने गया, खाना बनाकर मैं टीवी देखने गया। आपके पास यहां पर अंडरलाइन पार्ट को सुधारना है। तो पहला है हैविंग कुक, दूसरा है कुक्ड, तीसरा है कुक्स, और चौथा तो आप जानते ही हैं, यदि सही हो तो लिखते हैं नो इम्प्रूव। गिव द आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड रोशनी, वेरी गुड अमृता, वेरी गुड साध्वी, वेरी गुड रोविन, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड प्रभात, ब्यूटी, वेरी गुड। सभी लोग का आंसर राइट आ रहा है। यहाँ हमने कहा है कि हैविंग के बाद हमेशा हम क्या लगाएंगे, V3 का प्रयोग करेंगे। और यहाँ क्या दिख रहा है, ये V4 दिख रहा है, तो V4 का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके जगह पे किसका प्रयोग करना है बच्चों, V3 का प्रयोग करना है। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर कुक्ड के जगह, कुकिंग के जगह पे कुक्ड हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड घनश्याम, वेरी गुड धीरज, वेरी गुड राम जी, वेरी गुड। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया लग रहा है, वेरी गुड। सभी का आंसर करेक्ट आ रहा है। इट मीन्स कि आप इजी वे में समझ पा रहे हैं। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 14, कोरोना कॉन्सेप्ट 14 पढ़ेंगे। जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले लेंगे स्क्रीनशॉट। और मैं पुनः बता देता हूं कि जब भी आप पढ़ने बैठे या क्लास के जस्ट बाद नोटबुक निकाले और इन चीज़ों को अपने नोटबुक में लिख ले। यदि आप नोटबुक में नहीं लिख पाते हैं तो बेकार हो जाएगा, ये 1 आवर आपका बेकार चला जाएगा। कोई आप फिल्म नहीं देख रहे हैं कि फिल्म देख लिए कहानी समझ में आएगा। ये कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं, कोशिश करें कि अपने नोटबुक में इसे नोट डाउन कर ले। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो अभी आप समझ के एग्जाम्पल के साथ लिख पा रहे हैं, एटलीस्ट एग्जाम्पल नहीं लिख पाए तो कम से कम जो कॉन्सेप्ट है उसे लिख लें और कोई एक एग्जाम्पल लिख ले, एक कॉन्सेप्ट एक एग्जाम्पल। मैं पर क्वेश्चन का 3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कॉमन एरर, फेलियर और इम्प्रूवमेंट बना के। आप क्या करो कि एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल लिख लो ताकि इजी वे में आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और एक अच्छा खासा आपका नोटबुक तैयार हो जाएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके देखकर आप इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कम समय में। तो हम लोग देखते हैं 14। देखेंगे कोरोना कॉन्सेप्ट 14 को देखेंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन कोरोना कॉन्सेप्ट 14 में हम क्या पढ़ेंगे, जिस किसी वाक्य में लगा मिले टिल नाउ, ये तो मैंने अभी भी पढ़ाया ही था। हम लोग पढ़ेंगे जिस किसी वाक्य में मिले नेक्स्ट डे, next hour, next year, next week, tomorrow, यानी फ्यूचर का टाइम मिल जाए, उसके साथ हमेशा shall will प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है बाबू, shall will प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। लेट अस सी द क्वेश्चन।
क्वेश्चन 1 कहता है कि माय ब्रदर हैज बिकम एन IAS ऑफिसर नेक्स्ट मंथ। अब यहां पर आपके पास क्वेश्चन दी हुई है BC, और यदि कोई एरर ना हो तो क्या लिखेंगे? नो एरर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर देख सकते हैं, रामू डैश अ न्यू कार नेक्स्ट वीक। अब यहां पे आपके पास ऑप्शन है वेरी गुड, प्रभात वेरी गुड, अमृता वेरी गुड, नेहा वेरी गुड। हैज बिकम नहीं होगा तो क्या होना चाहिए? हमने यहां पे कहा है सेल विल में, तो एक बार फिर बता देता हूं कि आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे, बाद बाकी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, बाद बाकी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन है इसलिए यहां पे हम हैज बिकम के जगह पर किसका प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स? यहां पर हम हैज बिकम के जगह पे क्या यूज करेंगे? विल बिकम, विल बिकम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, कई स्टूडेंट तो ऑप्शन मिलने से पहले ही नीचे आंसर दे चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन के पहले ही दे चुके हैं। वेरी गुड, विल बाय बाउट बाइज हैज बाउट। क्या होगा आंसर सेकेंड क्वेश्चन का? रामू विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक। आंसर विल बाय, वेरी गुड, सभी लोग का आंसर करेक्ट आ रहा है, विल बाय होगा, वेरी गुड। एंड थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, टुमारो रानी प्लेज प्लेड चेस विद मी। नीचे दिख रहा है सेंटेंस आप लोग को, टुमारो रानी प्लेड चेस विद मी। नीचे का सेंटेंस दिख रहा है आप लोग को, टुमारो रानी प्लेड चेस। यहां पर देखिए प्लेड लिखा हुआ है। अब यहां पर प्लेड के जगह पर क्या होना चाहिए बच्चों? पहला ऑप्शन है प्लेज, दूसरा है विल प्ले, तीसरा है प्लेइंग और चौथा है नो इम्प्रूवमेंट। विल प्ले, वेरी गुड, विल प्ले, वेरी गुड, विल प्ले चेस, विल प्ले चेस, वेरी गुड, सभी लोग का करेक्ट आंसर है। इस तरह हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे 15 नाउ। तो याद रखना है हमेशा इस सेंटेंस को, मिटाया जाए। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। विल प्ले, वेरी गुड, प्रिया वेरी गुड, प्रभात वेरी गुड, रोशनी वेरी गुड, राम जी वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बच्चे, कॉन्सेप्ट नंबर 15।
15 देखेंगे। कॉन्सेप्ट 15 में ध्यान से देखना है, फंसना नहीं है। कहीं पर भी सेंटेंस में बाय प्लस फ्यूचर टाइम आ जाए, इट मीन्स बाय मंडे, या बाय नेक्स्ट ईयर, या बाय नेक्स्ट मंथ, बाय 2022। यानी बाय के साथ यदि आपको बाय के साथ फ्यूचर का टाइम दिखाई दे तो याद रखना है हमें इसके साथ क्या करना है। इसके साथ हम हमेशा शैल हैव, विल हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। शैल विल प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। याद रखना है ये हमारा आंसर होगा। जिस किसी भी वाक्य में बाय प्लस फ्यूचर टाइम दिखाई दे, उसके साथ शैल हैव, विल हैव प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। इट मीन्स फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इतना ही नहीं बच्चों, कभी कभी ऐसा भी होता है टिल प्लस फ्यूचर टाइम, बाय प्लस फ्यूचर टाइम या टिल प्लस फ्यूचर टाइम रहे, जैसे टिल मंडे, टिल नेक्स्ट ईयर। तो इस तरह का सेंटेंस में भी हम शैल हैव, विल हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं यहाँ पे। रूपाली विल बिकम अ टीचर बाय 2025। क्वेश्चन है, गौर से देखिए और फाइंड आउट द आंसर। फाइंड आउट द आंसर। कॉमन एरर फाइंड आउट करेंगे बाबू, कॉमन एरर फाइंड आउट कीजिए। रूपाली विल बिकम अ टीचर बाय 2025, बन चुकी होगी। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इधर लगाए या इधर लगाए, है ना। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे यहाँ लगाएंगे विल हैव बिकम, क्योंकि विल तो पहले से है तो क्या हो जाएगा, विल हैव बिकम हो जाएगा। तो यहाँ सिंपल वे में ध्यान रखना है, शैल हैव, विल हैव प्लस V3 का प्रयोग करना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, विल हैव बिकम अ टीचर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। दे डैश फूड फॉर अस बाय नेक्स्ट आवर। अगले घंटा तक वो हमारे लिए खाना बना चुके होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला कुक, बी में लिखा हुआ है कुक्ड, सी में लिखा हुआ विल कुक और डी में लिखा हुआ विल हैव कुक्ड। क्या होगा आंसर बाबू? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 विल हैव कुक्ड। वेरी गुड, आंसर डी हो जाएगा।
you and I will eat biryani by tomorrow. ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, will have eaten, shall eat, eats, और डी में है नो इम्प्रूवमेंट। फाइंड आउट द आंसर। कैसे गायब हो जाता है सब। वेरी गुड, विल हैव ईटेन, वेरी गुड, विल हैव ईटेन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, विल हैव ईटेन, वेरी गुड, वेरी गुड, विल हैव ईटेन। तो हमने देखा कि वेरी सिंपल वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी हिंदी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और एक्चुअली होता क्या है ये इस आजकल के इस रैट रेस में कि इतना टाइम नहीं है कि क्वेश्चन को पढ़ें और फिर जाके सॉल्व करें। उससे क्या होगा कि टाइम ज़्यादा होगा लगेगा, और ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर आप पीछे चले जाएंगे। आज के दौर में आप कितना कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं ये जरूरी होता है। आजकल आप जानते हैं 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करनी होती है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग में टाइम लगना ही लगना है। तो आपको मैनेज करना होगा इंग्लिश और जीएस का क्वेश्चन में कि आप कम समय में बना ले, ताकि उसका टाइम बचा के आप मैथ्स और रीजनिंग पे खर्च कर सकें। तो इसलिए जरूरी है कि हम सिंपल वे में कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें, नोटबुक खोल के रखें और उस नोटबुक से अपने आप को लिखें। क्वेश्चन आंसर जरूर आप जो भी कॉन्सेप्ट है अपने नोटबुक में लिखें, अदरवाइज सब फ्यूटाइल चला जाएगा, बेकार हो जाएगी आपका ये मेहनत। हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट 16। यदि कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमेशा याद रखें, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। और लाइफ के बारे में हमेशा याद रखें कि चलना आप ही को है। बस इंसान दूसरा कोई जो भी है, माता पिता टीचर दोस्त, आपको एक रास्ता बताएंगे और उस रास्ते पे चलना है, दौड़ना है या सो जाना है बीच रास्ते में, ये आपका काम है। दौड़ना है आप ही को दौड़ना है, चलना है तो आप ही को चलना है। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है जो आप बचपन से जानते हैं, कछुआ और खरगोश की कहानी को, तो ये बात यहाँ भी लागू होती है। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। यदि आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो कंटिन्यूटी मेंटेन करें। एक दिन 10 घंटा पढ़ लें और दूसरे दिन नहीं पढ़ाई करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, सब बेकार चला जाएगा। मेरा मानना है कि आप 1 से 2 घंटे ही पढ़ें, बट रेगुलर पढ़ने का कोशिश करें, अपने लिए पढ़ें, किसी पे कोई उपकार नहीं करें। आप अपने माता पिता पे कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, समाज पे कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, बस अपने आप के लिए पढ़ें, अपने सम्मान के लिए पढ़ें, अपने डिग्निटी के लिए पढ़ें। और पढ़ाई करना ही आपको पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई उपाय नहीं है। शिक्षा ही एक ऐसा वेपन है जो आपको जीवन में आगे बढ़ा सकता है, बहुत मुकाम हासिल कर सकते हैं बहुत कम समय में, तो वह है शिक्षा। यदि लीगल वे में चले तो ऐसे ही, लीगल वे में तो जानते हैं कुत्ता बिल्ली की जिंदगी लोग जीते हैं, लीगल वे में बहुत ज़्यादा पैसा कमा भी लेते हैं, तो लाइफ सही से जी नहीं पाएंगे, विख्यात नहीं बल्कि कुख्यात आप हो जाएंगे, नोटोरियस हो जाएंगे। तो इसलिए फेमस पॉपुलर होना है या नोटोरियस होना है, ये आप पे डिपेंड करेगा। पॉपुलर होना पॉजिटिव वे में आता है, फेमस होना पॉजिटिव वे में आता है, नोटोरियस होना कुख्यात होना ये नेगेटिव वे में आता है। तो शिक्षा एक ऐसा वेपन है आपके पास, एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से आप बहुत कम समय में एक ऊंचाई को प्राप्त कर सकेंगे।
तो इसलिए पढ़ना ही पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोरोना कॉन्सेप्ट 16 को। अब वो देखो, जहां किसी भी वाक्य में आपको दिखाई दे जूनियर, सीनियर, सुपेरियर, इनफेरियर। आई होप मैं थोड़ा सा हिंदी बता दूं। जूनियर का मतलब जानते हैं कनिष्ठ होता है आपसे नीचे, सीनियर का मतलब आपसे ऊपर, सुपीरियर मतलब सबसे ऊपर, इन्फेरियर का भी मतलब होता है नीचे। यानी जूनियर और इन्फेरियर जो है ये दोनों सिनोनिम्स है बच्चे। तो याद रखना है कि इन शब्दों के साथ जो है हमेशा, इन शब्दों के साथ हमेशा प्रीपोजिशन के रूप में टू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? टू का प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ याद हमेशा रखना है कि किसका प्रयोग करना है? प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना है, देन का नहीं। इसके साथ जब कभी भी देन आ जाए तो समझ जाना ही ये गलत है। इसके साथ जब कभी भी लगेगा तो किसका प्रयोग होगा? टू का प्रयोग होगा। और एक बात याद रखना है कि इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना बच्चों। इसके बाद हमेशा कौन सा प्रयोग करना है? ऑब्जेक्टिव केस का। यदि इसके बाद सब्जेक्टिव केस आ जाए तो ये गलत हो जाएगा। याद रखना है कि जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर के बाद हमेशा किसका प्रयोग करना है बाबू? टू का प्रयोग करना है, देन का नहीं। और उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है, सब्जेक्टिव केस का नहीं। लेट अस सी द क्वेश्चन। ही इज जूनियर इन मी इन माई क्लास। या यहां पे ऐसे भी लिख सकता था जूनियर देन मी। अब आपके पास फाइंड आउट करने के लिए ऑप्शन है ए, बी, सी। बिल्कुल प्रभात, क्लास फ्री में ही दी जा रही है आपको। आपका टाइम सबसे बड़ी कीमती है। क्लास तो फ्री ही है लेकिन आपका जो टाइम है अभी का ये बहुत कीमती है। शायद आपको पता नहीं है ये फ्री में नहीं दी जा रही है। आपका 1 घंटा लग रहा है और उसका कोई कीमत नहीं है, अमूल्य है, जो आप अभी दे रहे हो अपने घर पे बैठ के इस डिजिटल माध्यम से। तो ये क्लिष्ट टाइम है। मान लो एक तरफ से तो फ्री भी है लेकिन दूसरी तरफ से ये बहुत कीमती है। जो आप टाइम दे रहे हो ये इसकी कीमत है। आप 1 घंटा अपने घर में ही दे रहे हो, अपने सोशल साइट पे दे रहे हो, यूट्यूब पे दे रहे हो, इस चैनल पे दे रहे हो, तो इसकी एक कीमत है। इसलिए ध्यान रखिए, इसे मन से पढ़िए, आंसर देने का कोशिश करें। यहाँ पे बी आंसर सही आ रहा है, जूनियर टू मी, जूनियर टू। वेरी गुड, सबका आंसर राइट है। यहाँ पे हम देन के जगह पर क्या लगाएंगे? टू का प्रयोग करेंगे, टू का यूज होगा। यहां देन नहीं बल्कि टू का प्रयोग होगा। वेरी गुड गुड़िया, वेरी गुड। रोशनी, वेरी गुड। प्रभात, वेरी गुड। रितेश, वेरी गुड। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सोनाली इज सीनियर डैश इन माई ऑफिस। और आपके पास ऑप्शन फिर से दी जा रही है, देन आई, टू आई, टू मी, टू सी। गिव द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे बाबू। क्वेश्चन नंबर 2, सोनाली इज सीनियर डैश इन माई ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दें। सीनियर टू मी, सीनियर टू मी, वेरी गुड। सीनियर टू मी, वेरी गुड। प्रिया, वेरी गुड। नेहा, वेरी गुड। भीम, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रिया, ब्यूटी, वेरी गुड। शालिनी, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी का आंसर सही आ रहा है अभी तक। तो हम लोग यहाँ देख लिए कि सीनियर टू मी लगाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
Sadhvi, very good. Amrita, very good. Ankit, very good. Now let us see the question number 3. I prefer coffee than tea. इसका मतलब है कि मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी को पसंद करता हूँ। मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी को पसंद करता हूँ। In of no improvement. Give the answer. Very good. Very good, very good. Dheeraj, very good. Amit, very good. Rosni, very good. Ankit, very good. Prabhat, very good. तो याद रखना है जूनियर, सीनियर, सुपेरियर, इंफेरियर, प्रीफर के बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, देन का नहीं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, सब्जेक्टिव केस का नहीं। ऑब्जेक्टिव केस तो आप लोग को बता ही दिए थे पहले भी, यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस थोड़ा बहुत आपको पता होगा, पिछले क्लास में भी मैंने बताया है। जिन लोग को प्रॉब्लम होता होगा ऑब्जेक्टिव केस में, वो बैक का क्लास देख लें, उसमें ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस का मैंने थोड़ा सा चर्चा किया था। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए, टू का प्रयोग हुआ। वेरी गुड। हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 17। मिटाया जाए, चलिए वेरी गुड। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब विथ फ्रेंड्स, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ फ्रेंड्स। जी अमित बाबू पूछिए, क्या डाउट है? अमित क्या डाउट है, पूछिए। अमित नीचे लिखिए, क्या डाउट है आपको? हाँ, रेदर आ जाने के बाद देन आता है। रेदर आने के बाद देन आता है, वो बताएंगे। ऐसा आता है जैसे आई प्रीफर कॉफी रेदर देन टी, तब वहां पे देन लगाते हैं रेदर के साथ, वो बताया जाएगा आगे क्लास में। अमित क्या डाउट है? वही रेदर देन वाली बात डाउट थी। ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं, आई प्रीफर कॉफी रेदर टू टी, तो ये गलत माना जाएगा, याद रखना है, ये गलत हो जाएगा। तब यहां पर यूज करेंगे रेदर देन, ये लिख लेंगे आप लोग, ऐसा आप लिख ही लें नोट करके। लेकिन प्रीफर के बाद रेदर जब आ जाए तो इसके साथ देन लगता है। सब्जेक्टिव केस आता है सर, सब्जेक्टिव केस सामान्य तुलना में आएगा, हम बताते हैं आपको। लेकिन जब भी प्रीफर, प्रीफरेबल, जूनियर, सीनियर आता है तब नहीं आता। मैं बताता हूं सब्जेक्टिव केस कब आता है, टेंशन नहीं लेंगे। अमित बताया जाएगा, सब्जेक्टिव केस सामान्य केस में आता है। सामान्य केस में सब्जेक्टिव केस की तुलना ही होती है। जो भी 17 में बताने वाले हैं उसमें बताऊंगा कि चोर चोर मौसेरा भाई होता है, तुलना हमेशा बराबरी में की जाती। तो यहां पर मैं अभी बताने ही वाला हूं। रेदर का मायने बताए, रेदर का मतलब होता है और ज्यादा। करा आई प्रीफर कॉफी रेदर देन टी का मतलब है चाय से बहुत ज्यादा मैं कॉफी को पसंद करता हूं। तो रेदर के साथ हम देन का प्रयोग करेंगे। अभी बता रहा हूं मैं 17 नंबर में
तुलना बराबरी के केस में किया जाता है, अभी मैं बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 17, कॉन्सेप्ट 70 कहता है कि तुलना बराबर के केस में किया जाता है। इसका मतलब हुआ देन के बाद अभी बता रहा हूं। ए में देखेंगे सब्जेक्टिव केस की तुलना, केस की तुलना सब्जेक्टिव केस के साथ होना चाहिए। देखेंगे पहला, सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस के साथ किया जाता है। बहुत डिस्टर्ब हो रहा है आज। क्वेश्चन देखिए यहां पे, he is taller than me, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये क्या है बच्चों, सब्जेक्टिव केस है। ये सब्जेक्टिव केस है, उधर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो इस स्थिति में याद रखेंगे कि सब्जेक्टिव केस की तुलना हम सब्जेक्टिव केस से करेंगे, तब लिखना पड़ेगा he is taller than I, यानी सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से किया जाएगा। अब समझ में आ रहा है, सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से किया जाता है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस की तुलना, बी में है ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस के साथ किया जाता है। और ऑब्जेक्टिव केस की तुलना किससे करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस के साथ करेंगे। जैसे देखेंगे यहां आई लाइक हर सिस्टर, तो यहां हर सिस्टर ऑब्जेक्टिव केस है, मोर देन सी। अब यहां पर सी जो है ये सब्जेक्टिव केस है, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, यहां पे क्या गलत हो गया, हाँ सब्जेक्टिव केस आएगा। तो अब यहां देखिए आई लाइक हर सिस्टर, ये सिस्टर ऑब्जेक्टिव केस आ गया है और यहां सी दे दिया है जो कि गलत है। सही होगा आई लाइक हर सिस्टर मोर देन हर। तो अब यहां देखिए ये ऑब्जेक्टिव केस की तुलना किससे हो गया, ऑब्जेक्टिव केस से हो गया। ठीक है, और अब इसका हम सी में देखेंगे। यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। वेरी गुड शालिनी, धीरज वेरी गुड, हर होगा ऑब्जेक्टिव केस होगा। और तीसरा एक होता है पजेसिव केस, जो मैं बताया था माय हीज हर आवर योर देयर। पजेसिव केस की तुलना हम पजेसिव केस के साथ करेंगे। वेरी गुड प्रभात। हर सही है। आगे हर सिस्टर ऑब्जेक्टिव केस वहां सीधे हर होगा। बिल्कुल, सी देखते हैं बच्चों। देखिए एक और है यहाँ पे, सी में देख लेते हैं पजेसिव केस की तुलना पसेसिव केस के साथ ही किया जाएगा। सी में है पजेसिव केस की तुलना पजेसिव केस के साथ होगा। शायद याद होगा माय हीज हर आवर योर बताए थे, जिस दिन बताए थे पजेसिव केस होता है हीज हर आवर योर देयर। तो आप गौर से देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे, माय कार
इज बेटर देन ही। गलत हो गया क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है और ये क्या है बाबू, पॉजिटिव केस है। फिर करा माई कार इज बेटर देन हिज या योर, ये गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, माई कार, यहां पे हम ऐसे कर लेते हैं, ही की जगह यू का यूज कर लेते हैं, गलत हो गया। माई कार इज बेटर देन योर्स का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस की या ना पॉजिटिव केस की तुलना पॉजिटिव केस के साथ किया गया है। वहां हिज होता तो सही हो जाता, लेकिन अभी जो चर्चा की जा रही है यू का सेंस में, तो योर के जगह पर हम किसका प्रयोग करेंगे, योर्स का प्रयोग करेंगे बच्चों। इस तरह से हमने देखा कि सामान्य तुलना जब होता है तो देन के बाद हम सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। मतलब सामान्य तुलना में जिसका जिसके साथ तुलना होगा उसी के साथ करेंगे। देन हर इसलिए लगाए थे क्योंकि इधर ऑब्जेक्टिव केस था। योर नहीं, योर्स होगा। हाँ, योर्स इसलिए होगा क्योंकि पॉसेसिव केस में है। आगे जिस दिन केस का क्लास लगाएंगे तो उस दिन क्लियर कर देंगे किस किस केस का कहाँ कहाँ यूज है। स्पेशली प्रोनाउन, जब का प्रोनाउन का 3D कॉन्सेप्ट, कोरोना कॉन्सेप्ट बताएंगे तो उस दिन केस का स्पेशल चर्चा करेंगे। ठीक है, आज का कोरोना कॉन्सेप्ट इतना ही था। हम लोग लास्ट होमवर्क देख लेते हैं। आज का होमवर्क हम लोग देख लेते हैं। आज का होमवर्क है फोबिया। ठीक है बच्चों, और 7 बजे से रीजनिंग है, आप लोग को मालूम है ना। 7 बजे से आज रीजनिंग है, आप लोग को मालूम है। चलते हैं तो होमवर्क एक बार फिर से देख लें। मैंने कल बताया था मेनिया का अर्थ होता है लगाव, प्यार, लत, और फोबिया का अर्थ होता है डर। बच्चों फोबिया का क्या अर्थ होता है, डर होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फोबिया। फोबिया बीमारी भी होता है, फोबिया का मतलब होता है डर। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशली फोबिया के बारे में। तो हम देख लेते हैं एक्रोफोबिया का अर्थ होता है हाइट से डर, फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर को एक्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा है एरोफोबिया। इसका मतलब होता है फियर ऑफ विंड, हवा। हवा से जब डर लगता है तो हम उसे कहते हैं विंड से डर लगना। तीसरा है एग्रोफोबिया। इसका अर्थ होता है फियर ऑफ ओपन स्पेस, खुली आसमान। खुली आसमान से डर लगता है तो हम उसे एग्रोफोबिया कहते हैं। इसके बाद था मेलोफोबिया, जिसका पहले भी हमने अर्थ बताया है म्यूजिक से डर। म्यूजिक से डर लगने को हम मेलोफोबिया कहेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स देखेंगे हम हाइड्रोफोबिया। इसका मतलब होता है वाटर से डर लगना, पानी से डर को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसके बाद याद रखना है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया का अर्थ होता है अजनबी से डर, स्ट्रेंजर। अजनबी से डर लगने को, स्ट्रेंजर को जेनोफोबिया कहा जाता है। उसके बाद है हीमोफोबिया। इसका मतलब होता है ब्लड से डर, फियर ऑफ ब्लड। याद रखना है खून से जब डर लगेगा तो हम इसे क्या कहेंगे, हीमोफोबिया कहते हैं।
उसके बाद हम देखेंगे एंथोफोबिया, फियर ऑफ पोएट्री, पोएम पोएट्री से जब डर लगेगा तो हम क्या कहेंगे, एंथोफोबिया कहेंगे। उसके बाद है ग्राफोफोबिया, ग्राफोफोबिया, फियर ऑफ राइटिंग, लिखने से जब डर लगेगा तो हम कहेंगे ग्राफोफोबिया। उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स ऑटोफोबिया, कभी कभी व्यक्ति को खुद से भी डर लगता है, फियर ऑफ सेल्फ, जब खुद से डर लगेगा तो हम क्या कहेंगे, ऑटोफोबिया कहेंगे। तो 2, 4, 6, 8 और 10, ये 10 होमवर्क आपको करके लाना है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या है देखिए, एरोफोबिया, क्या है बच्चों, पहला है एक्रोफोबिया, जिसका अर्थ क्या होता है, ऊंचाई से डर, एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर। एरोफोबिया, इसको एनीमोफोबिया भी कहा जाता है, एनीमोफोबिया भी कहा जाता है, हवा से डर लगने को एनीमोफोबिया कहते हैं। एग्राफोबिया, एग्रोफोबिया कहते हैं ऊंचाई यानी खुले जगह से डर लगना, ओपन स्पेस से डर लगना। मेलोफोबिया कहते हैं म्यूजिक से डर लगना। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना। जेनोफोबिया, स्ट्रेंजर अजनबी से डर लगना। हीमोफोबिया, हीमोग्लोबिन होता है ना, कहता है हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, खून की कमी हो जाना, तो हीमोफोबिया का मतलब होता है ब्लड, है ना, खून से डर लगना। एंथोलॉजी पढ़े थे ना, कविता का संग्रह, तो कविताओं से डर लगना एंथोफोबिया कहलाता है। ग्राफो बताए थे, ग्राफोमेनिया बताए थे, तो उसका मतलब होता है लेखनी से लगाव, यहाँ पे है लेखनी से डर, लिखने से डर लगने को हम क्या कहते हैं, ग्राफोफोबिया कहते हैं। और दूसरा लास्ट है ऑटोफोबिया। ऑटोफोबिया का अर्थ क्या होता है बच्चे, खुद से डर लगना। कई बार इंसान खुद से डर जाता है, तो खुद से डर लगने को क्या कहते हैं, ऑटोफोबिया कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कल याद करके लाएंगे। फोबिया का अर्थ होता है डर लगना, तो हम याद करके इसे रखेंगे। एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछी जाती है। मेनिया, फोबिया, इस तरह का ये सभी जो है आप देख रहे हैं, ये सफिक्स है, लास्ट में जो लगाया जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो इस तरह का जो वर्ड हम नया नया शब्द बना सकते हैं, इजी वे में एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम का क्वेश्चन को। आप सभी को मालूम है कि क्लास 7 बजे से रीजनिंग की लाइव क्लास होगी भरत भूषण सर के द्वारा, तो लाइव 7 बजे से क्लास करना ना भूलें। रीजनिंग की आप लोगों को तो पता ही हो गया होगा, 11 बजे सुबह में मैथ्स की क्लास होती है, 3 बजे से अंग्रेजी की क्लास होती है, और शाम में 7 बजे से रीजनिंग की क्लास होगी। तो क्लास अटेंड करना ना भूलें, लेकिन इसके साथ ही आप याद रखें कि नोटबुक में नोट करना भी नहीं भूलें, अदरवाइज आपका टाइम बेकार चला जाएगा। थैंक यू। और अच्छा यदि लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल फिर इसी एनर्जी के साथ, नए क्लास, नए चीज़ों के साथ, नई एनर्जी के साथ। थैंक यू फॉर दिस सेशन। एंड आप लोग को यदि लग रहा है बहुत सारा अच्छा क्लास लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो दोस्तों के साथ शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू। मोबाइल से कनेक्ट मिस कर रहा था ना।